मैं ज्योति पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम अपने बीए सेकेंड ईयर के मानव भूगोल के अंतर्गत हम अधिवासों के उद्भव और विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, हम उन कारकों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, मानव के अधिवास को अनेक कारक प्रभावित करते हैं। तो देखिए, उनमें सबसे पहले हम देखते हैं दो प्रकार के कारक मुख्य होते हैं। एक होते हैं प्राकृतिक कारक और एक होते हैं मानवीय कारक। पहले होते हैं प्राकृतिक कारक, प्राकृतिक कारक, और दूसरे होते हैं मानवीय कारक, मानवीय कारक। तो प्राकृतिक कारकों में हम देखें तो प्राकृतिक कारकों में विशेष रूप से स्थलाकृति, जलवायु और जलापूर्ति, ये तीन जो कारक हैं महत्वपूर्ण माने जाते हैं। पहला होते हैं स्थलाकृति, ठीक है। प्राकृतिक कारकों में पहला कारक है स्थलाकृति, दूसरा है जलवायु और तीसरा है जलापूर्ति। जलापूर्ति, इन तीन कारकों को महत्वपूर्ण माना जाता है प्राकृतिक कारकों में। तो पहला प्राकृतिक कारकों के बारे में हम बात करें तो पहला कारक है स्थलाकृति। तो देखिए, मानवों के अधिवास के ऊपर स्थलाकृति का विशेष रूप से प्रभाव पड़ता है। सर्वाधिक जो प्रभाव पड़ता है वो स्थलाकृति का ही पड़ता है मानव के अधिवास पर। तो देखिए, जैसे जहाँ की जो स्थलाकृति है वो समतल है, बिल्कुल समतल है, जहाँ पर जो परिवहन के साधन है बिल्कुल आसानी से आ जा सकते हैं, ठीक है। तो उन स्थानों पर मानव के अधिवास अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और ऐसे स्थान जहाँ पर स्थलाकृति समतल नहीं है, बिल्कुल उबड़ खाबड़ है, पथरीला धरातल है, पहाड़ी इलाका है, तो ऐसे क्षेत्रों में जो मानव के जो अधिवास है वो कम पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर आवागमन के जो साधन है उन साधनों के लिए पर्याप्त मात्रा में सुविधा नहीं होती है, ठीक है। इसलिए वहाँ पर जो मानव का जो अधिवास है उनकी संख्या हमें कम देखने को मिलती है। तो स्थलाकृति का मानव के अधिवास के ऊपर सर्वाधिक मात्रा में प्रभाव पड़ता है। समतल धरातल पर जो अधिवास है वो अधिक पाए जाते हैं और उबड़ खाबड़ या फिर पथरीले धरातल पर जो अधिवासों की संख्या है वो बहुत ही कम देखने को मिलती है। उसके बाद अगला जो कारक है मानव के अधिवास को प्रभावित करने वाला प्राकृतिक कारकों में अगला है जलवायु। तो देखिए, जलवायु का भी बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है मानव के अधिवासों के उद्भव और विकास पर। तो देखिए, जलवायु एक ऐसा कारक है, जैसे मान लीजिए एक ऐसा स्थान है जहाँ पर बहुत अत्यधिक मात्रा में ठंड पड़ती है। जैसे आपने आपके जो ध्रुवीय क्षेत्र हैं उन ध्रुवीय क्षेत्रों में ग्रीनलैंड, अलास्का जो ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे वर्ष के अधिकतर महीनों में बर्फबारी होती रहती है और गर्मियों के दिन बहुत ही कम होते हैं। तो ऐसे क्षेत्रों में भी मानव के निवास के लिए वह जो स्थान है वो उपयुक्त नहीं है, सभी आवश्यक दशाएं हैं उससे अनुकूल नहीं है। तो इसलिए वहाँ पे मानव के अधिवास हमें कम देखने को मिलते हैं। और एक तरफ ऐसा एक क्षेत्र है जैसे शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु जो क्षेत्र है, उन क्षेत्र में तापमान ना तो अधिक होता है ना ही कम रहता है और वर्षा भी ना अधिक होती है ना कम होती है। तो ये शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में मानव के निवास के लिए जो दशाएं हैं वो अनुकूल होती है। तो हमें उन क्षेत्रों में मानवीय जो अधिवास है उनकी संख्या में कम देखने को मिलती है। इसके बाद हमें जलवायु में हम तापमान के बारे में भी हम बात करें तो देखिए, जो रेगिस्तानी जो क्षेत्र हैं, जो मरुस्थलीय क्षेत्र हैं, उन मरुस्थलीय क्षेत्रों में तापमान अधिक होता है और वर्षा कम होती है। तो तापमान अत्यधिक होता है और वर्षा कम होती है, इस कारण से वहाँ पर भी मानव के निवास के लिए वह भी स्थान उपयुक्त नहीं है। इसलिए वहाँ भी हमें अधिवासियों की संख्या बहुत ही कम देखने को मिलती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो मानव अपने निवास करने के लिए जो भी अधिवास बनाते हैं तो वह ऐसे क्षेत्रों में सर्वाधिक मात्रा में अपने अधिवास बनाएगा जहाँ पर उसके निवास के लिए उपयुक्त दशाएँ होती हैं। जैसे क्षेत्रों में ना तो अत्यधिक तापमान होता है, ना ही कम तापमान होता है, और ना ही वर्षा बहुत अधिक मात्रा में होती है और ना ही कम होती है। तो ऐसे औसत तापमान और औसत वर्षा वाले क्षेत्रों में मानव के जो अधिवास है वो अधिक संख्या में पाए जाते हैं। तो मानव के जो अधिवास है, मानव के अधिवास और उद्भव पर जलवायु का भी एक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। उसके बाद अगला कारक है प्राकृतिक कारकों में जलापूर्ति।
तो देखिए मानव के अधिवास के लिए ज़रूरी है कि मानव का जो सर्वप्रथम जो आवश्यकता होती है वो जल की होती है। मानव के लिए जल ही जीवन है, जल के बिना कुछ भी नहीं है। तो मानव अपने अधिवास ऐसे स्थानों पर बनाता है जहाँ पर उसको आसानी से जल की प्राप्ति हो सके, जैसे नदी घाटों के किनारे पर। जैसे जो भारत में भी जो गंगा नदी है, गंगा नदी का जो डेल्टाई क्षेत्र है, उस गंगा नदी के डेल्टाई क्षेत्र में हमें अधिवास देखने को मिलते हैं अधिक मात्रा में। और उसके बाद जैसे जो नहरें हैं, नहरों के क्षेत्रों में भी हमें अधिवास अधिक पाए जाते हैं। इसके विपरीत जो मरुस्थलीय भाग है, जहाँ पे ना तो वर्षा होती है और ना ही जल के कोई स्रोत हैं, तो ऐसे स्थानों पर हमें मानव के अधिवास बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। तो मानव अपने अधिवास उन्हीं क्षेत्रों में अधिक बनाते हैं जहाँ पर उनको आसानी से जल की प्राप्ति हो सके। घरेलू कार्य के लिए जल की उसको आवश्यकता होती है, उद्योगों के लिए उसको जल की आवश्यकता होती है, पशुपालन के लिए भी उसको जल की आवश्यकता होती है। तो अनेक प्रकार से मानव को जल की बहुत अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। तो इसीलिए मानव अपने अधिवास ऐसे क्षेत्र में बनाता है जहाँ पर उसको आसानी से जल प्राप्त हो सके। विशेषकर जो नदी घाटों के क्षेत्र हैं, नदी घाटों के क्षेत्रों में या फिर नदियों के जो मैदान हैं, उनमें ही हमें मानव के अधिवास अधिक देखने को मिलते हैं। उसके बाद अगला कारक है मानव के निवास का जो अगला महत्वपूर्ण कारक है वो है मानवीय कारक। तो देखिए मानवीय कारकों में हम देखें तो पहला कारक है आर्थिक कारक। मानवीय कारकों में पहला है आर्थिक कारक। आर्थिक कारक, तो देखिए मनुष्य एक आर्थिक प्राणी है। मनुष्य को अपना जीवन यापन करने के लिए अनेक आर्थिक क्रियाएं करनी पड़ती है। तो मनुष्य वो अनेक प्रकार से प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाएं करता है। तो मनुष्य उसी स्थान पर रहना ज़्यादा पसंद करता है जिस स्थान पर उसके लिए जो आर्थिक क्रियाएं हैं वो आसानी से प्राप्त हो सके। जैसे प्राथमिक क्रियाओं के लिए जैसे हम देखें तो जिस स्थान पर आसानी से जो खनिज मिलते हैं, जिस स्थान पर खनिज संपदा प्राप्त होती है, उन स्थानों पर मानव अधिक रहता है और वहीं पे अपने अधिवासी बनाने लग जाते हैं। जैसे भारत में हम देखें तो भारत में जो छोटा नागपुर का पठार है, तो भारत में छोटा नागपुर के पठार में अधिक मात्रा में खनिज संपदा प्राप्त होती है। तो मानव उन्हीं स्थानों पर खनिज संपदा जहाँ पर उसे प्राप्त होती है वहीं अपनी आर्थिक क्रियाएं भी करता है और वहीं पर वह अपने अधिवास भी बना के रहने लग जाता है। तो इसी प्रकार से हम देखें तो एक तरफ जो मध्यवर्ती का जो भाग है, जो राजस्थान का भारत का छोटा नागपुर का पठार है, वहाँ पे अधिवास की संख्या अधिक मिलती है। और दूसरी ओर जहाँ पे कोई भी खनिज संपदा की प्राप्ति नहीं होती है, बिल्कुल वीरान और निर्जन क्षेत्र है, तो उस क्षेत्र में उसके लिए कोई भी आर्थिक क्रिया की संभावना नहीं होती है। तो ऐसे स्थानों पर मानव ना तो वहाँ रहता है और ना ही वह अपने जो अधिवास है वो बनाता है। तो अधिवासों को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक आर्थिक कारक भी माना जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला जो कारक के बारे में हम देखें, मानव के अधिवास को प्रभावित करने वाला हमारा अगला कारक है सामाजिक कारक। अगला कारक है सामाजिक कारक। सामाजिक कारक, तो मानव के अधिवास और मानव के अधिवासों के उद्भव और विकास को प्रभावित करने वाला एक मानवीय कारकों में एक सामाजिक कारक भी एक महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वह समाज में ही रहना पसंद करता है। तो वह मानव के जो अधिवास है वो हमें अधिकतर समाज के सर्किल में ही हमें देखने को मिलते हैं। समाज से बाहर कुछ लोग जो आदिवासी जो जनजातियाँ हैं वो केवल समाज के बाहर रहती है, लेकिन मनुष्य जो अधिकतर जो सामाजिक प्राणी है, इसलिए वह समाज में ही रहता है। वह समाज की जो परंपराएं हैं उन्हीं का पालन करता है, समाज के रीति रिवाजों का पालन करता है और वह समाज में ही समाज में सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी वह एक समाज में रहना ही पसंद करता है। तो हमें तो मानव के अधिवासों को प्रभावित करने वाला एक सामाजिक कारक भी एक महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला कारक है सांस्कृतिक कारक। अगला कारक है सांस्कृतिक कारक। देखिए मानव के उद्भव और विकास को प्रभावित करने वाले मानवीय कारकों में सांस्कृतिक कारक भी एक महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। तो मानवीय अधिवासों के उद्भव, विकास, आकार, स्वरूप, विभिन्न मान्यताएं, नगरीय शिक्षा, तकनीकी, आधुनिक सभ्यताएं आदि का प्रभाव भी मानव के अधिवासों पर पड़ता है। उसके बाद अगला कारक है राजनीतिक कारक। अगला है राजनीतिक कारक। राजनीतिक कारक, तो
मानव के उद्भव और विकास को प्रभावित करने वाले मानवीय कारकों में राजनीतिक कारक भी महत्वपूर्ण कारक है। तो देखिए, शासन व्यवस्था के अनुसार ही बस्तियों का विकास होता है, उसका स्वरूप निर्धारण होता है। जो सरकार की जो नीतियाँ हैं, सरकार के जो नियम हैं, उनके अनुसार ही अधिवासियों का जो विकास होता है और इसका स्वरूप भी उसके सरकार के नियमों के आधार पर ही निर्धारित होता है। यदि शासन व्यवस्था अस्थिर हो, यदि शासन व्यवस्था अस्थिर हो तथा किसी देश में अशांति का जो वातावरण हो, तो उस क्षेत्रों में मानव अपने अधिवास बनाना कम पसंद करता है, मानव वहाँ पे निवास करना नहीं चाहता है। जैसे भारत में हम देखें तो राजस्थान में कश्मीर का जो इलाका है, तो कश्मीर में लोग एक अशांति के कारण से ही वहाँ लोग रहना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए वहाँ की जनसंख्या हमें कम देखने को मिलती है और अधिवास भी हमें कम देखने को ही मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पर अशांति के कारण से राजनीतिक कारण भी वहाँ का एक महत्वपूर्ण कारक हमें मान सकते हैं। तो ये है मानव के अधिवास को प्रभावित करने वाले और उद्भव और विकास को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक। इन कारकों के बारे में हमने देख लिए हैं। तो महत्वपूर्ण कारक है मानव के अधिवास और विकास को प्रभावित करने वाले 2 कारक। पहले है प्राकृतिक और मानवीय कारक। प्राकृतिक कारकों में मुख्य कारक है प्राकृतिक, जलवायु और जलापूर्ति, और मानवीय कारकों में है आर्थिक कारक, सामाजिक कारक, सांस्कृतिक कारक और राजनीतिक कारक। तो आज की वीडियो में हमने मानव के अधिवास और विकास को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारकों के बारे में हमने देख लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।